हेलो गाइस। तो आज की वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पर, और उनमें से एक पर आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस देखते हैं वो कौन सा चैप्टर है। वैसे आप थंबनेल में देख के जान गए होंगे। चलिए उस पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए सब मैं बता देता हूँ, और प्लस एक दो को समझा भी देता हूँ आप किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखिएगा। और मैंने भी उसी तरीके से लिखा है, तो मेरे प्री बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आए थे। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को बिना किसी देरी के। एक और बात, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जान लीजिए हम बुक कौन सी यूज़ करने वाले हैं। एक है मेरे पास ये सेलिना कंसाइज, और एक है मेरे पास ये रेमंड फर्नांडिस की रतन सागर। ठीक है, अब इन दोनों बुक्स में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सब मैं आपको बता दूंगा उस चैप्टर में। और चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, दोनों पे बात करेंगे। और आपके जो सिलेबस में जितने रिएक्शंस हैं सब पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यार हम अब खोलते हैं बुक को। ये आ गया गाइज हमारा चैप्टर हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये स्टडी ऑफ कंपाउंड का पहला चैप्टर है। ठीक है, इसमें जो आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है वो होता है गाइज NaCl का H2SO4 के साथ रिएक्शन, या KCl आप ले लें या NaCl ले लें। ठीक है, इनको जब आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, टेम्परेचर आपको लेस देन भी याद रखना है और ग्रेटर देन। लेस देन अगर 200 है तो एक एसिड सॉल्ट बनता है जिसको हम NaHSO4 कहते हैं, प्लस आपका HCl गैस बनता है। ये HCl गैस मॉइस्चर कंटेन करता है, इसलिए ये लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हमें इतना समझ में आया। अगर टेम्परेचर मतलब अबव 200 है या ग्रेटर देन 200 है तो एक नॉर्मल सॉल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट, और HCl के वेपर्स निकलेंगे, सेम वो भी मॉइस्चर कंटेन करेंगे। ये दोनों रिएक्शन आपको बाय हार्ट करना है विथ ये आप क्या कहते हैं बैलेंसिंग के साथ। और गाइज इसका प्लस जो चारों हमारे पास चैप्टर्स होते हैं उस सब का मैंने एक PDF बना रखा है। ठीक है, जब चारों हमारे चैप्टर्स हो जाएंगे तो वो मैं PDF जो है एक वीडियो में डाल दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको ये चीज़ देखने को मिला इम्पॉर्टेंट। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड में आपको लैब प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए गाइस, इन सब चैप्टर्स को बनाने का मेन पर्पज़ ये है आपको लैब प्रिपरेशन के रीजंस आने चाहिए। अब रीज़न भी मैं आपको बताते चलता हूँ कौन कौन सी रीज़न पूछे जाते हैं। लैब प्रिपरेशन में आपको ये अपैरेटस याद होना चाहिए, क्योंकि 4 प्रिपरेशन हमें मिलेंगे 4 तरह में। मतलब आपको 4 चैप्टर्स हैं तो 4 तरह के आपको प्रिपरेशन देखने को मिलेंगे, उनमें से भी 2 में आपका लैब प्रिपरेशन मस्ट है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर HCl में आपने ये देखा, इसमें सबसे पहले बीकर में हमने वो हमारे रिएक्टेंट्स डालें, उससे HCl के वेपर्स मिले, उसको हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 में डाला ताकि वो ड्राई हो जाए। अब यहाँ पे पूछा जाता है कंसनट्रेटेड H2SO4 का क्या वहाँ पे नीड क्या है। हम वहाँ पे HNO3 या फिर और कोई HNO3 तो नहीं, और सारी ड्राइंग एजेंट्स का यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ होता है, जैसे CaO का या P2O5 का, ये सब का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। गाइज HCl एक एसिडिक गैस होती है, और जब इन सारी के साथ रिएक्ट करती है लाइक P2O5 और CaO के साथ, तो वो अपना करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना लेती है। इसलिए आप सिंपल सा रीज़न लिखेंगे, इट रिएक्ट्स विथ ड्राइंग एजेंट्स लाइक P2O5 एंड CO एंड मेक देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। और कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ क्यों किया जाता है ड्राई करने में, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है। और एक चीज़ और यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ क्यों किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl, तो आप लिखेंगे कि नॉन वोलेटाइल नेचर होता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। फिर इसको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से क्यों कलेक्ट किया जाता है। अपवर्ड मतलब एयर ऊपर जाएगा, HCl नीचे आएगा, क्योंकि HCl जो है 1.28 टाइम्स हैवियर होता है एयर से, ये उसका रीज़न हो गया। फिर यहाँ पर तो हमने इतनी चीज़ें याद की, हमें दोनों रिएक्शंस आने चाहिए। प्लस एक चीज़ और यहाँ पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड का ही यूज़ क्यों किया जाता है HCl के प्रिपरेशंस में, तो आप लिखेंगे वो चीप होता है, और कोई भी चीज़ अगर चीप होगी तो उसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाएगा। इतना हमें समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अमोनिया में डिप्ड एक रॉड को लाइए,
HCl जहाँ आप जिस कंटेनर में भरे हैं उसमें आप जब HCl डालेंगे तो वो चीज़ जो है अपने आप एक डेंस वाइट फ्यूम जनरेट होने लगेगा, अपने आप से होगा वो। इससे आपको पता चलेगा कि ये HCl गैस है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दोनों मिलकर के NH4Cl, एक अमोनियम क्लोराइड, एक आप कह सकते हैं ये सॉल्ट होता है लेकिन ये फ्यूम करता है, ठीक है, और इसके डेंस वाइट कलर के फ्यूम्स बनते हैं एयर में। तो आप ये लिखेंगे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि HCl एक गैस है, अगर आप इसको अमोनिया के साथ भी रिएक्ट करते हैं तो NH4Cl ही बनता है। सेम डेंस वाइट फ्यूम वहाँ पर भी आएंगे। HCl और अमोनिया दोनों गैस हैं, मिल करके एक सॉलिड बना रहे हैं। ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी हो गई कि दो गैस मिल करके एक सॉलिड सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, आपको इतना आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो ये क्रिस्टल फनल यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा इसमें आपका मतलब इंसर्ट होना चाहिए, पूरा डिप्ड होना चाहिए सॉल्यूशन में, इसलिए ताकि गैस इसके थ्रू बाहर ना निकल जाए। HCl एक गैस है और वहाँ से एस्केप कर सकती है। फिर डिलीवरी ट्यूब भी सेम आपका डिप्ड होना चाहिए H2SO4 में, ताकि गैस एस्केप ना करे। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, लेस देन 200। अब क्यों, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अपैरेटस देखिए, सबसे पहली तो एक हाई टेम्परेचर पे जो Na2SO4 बन रहा था, सोडियम सल्फेट, वो एक वाइट कलर का क्रस्ट होता है, और जब वो आप इस फनल में या फिर ये जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है अपैरेटस लिया है, इसमें वो पकड़ लेगा, ठीक है, वाइट क्रस्ट फॉर्म करेगा, स्टिक हो जाएगा, तो फर्दर हीटिंग को वो प्रिवेंट कर देगा, जिससे हमारा रिएक्शन अच्छे से नहीं होगा और फ्यूल का वेस्टेज हो जाएगा। फिर और जो हम यहाँ पे ग्लास का अपैरेटस यूज़ करते हैं वो क्रैक हो सकता है। इतनी चीज़ें मतलब आपने लैब प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, इधर से अब इतना ही आता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है ये HCl वाला, जो यहाँ पे HCl के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं HCl गैस के, उसमें आपका दो ही प्रॉपर्टी आपको मेन मतलब पता होना चाहिए। एक होता है हैवियर देन एयर वाला, जिसमें दो आपके अपैरेटस होते हैं, एक में आपका कैंडल को जला करके छोड़ दिया जाता है, ऊपर से HCl गैस को उसमें पोर किया जाता है। HCl गैस जब आता है इसमें नीचे बैठ जाता है, हवा सारी यहाँ से एस्केप हो जाती है। जब एयर का वहाँ पे एब्सेंस होगा तो कैंडल अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगा। ये शो करता है कि HCl नीचे चला गया है और एयर को वहाँ से एस्केप करा दिया है, इसलिए वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर है और कैंडल एक्सटिंग्विश हो गया। फिर एक होता है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एक फ़नल को हम इन्वर्ट करते हैं, उसमें HCl गैस डाल देंगे, एक टेस्ट ट्यूब लगाएंगे और उसके नीचे जो है यहाँ पे लिटमस सोल्यूशन लेंगे। अब ब्लू लिटमस लेंगे ताकि वो रेड में कन्वर्ट हो जाए और हमें एसिडिक प्रॉपर्टी दिखे। अब यहाँ पे लेकिन इसका मेन पर्पज़ एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाना है ही नहीं, मेन पर्पज़ इसका सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl देखना है, क्योंकि HCl इतना हाईली सॉल्युबल। तो गाइस यार अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में देखिए होता क्या है, यहाँ से एक ड्रॉपर होता है, इसका जब हम दबाते हैं, मतलब ये जो नोज़ल इसका मतलब इसका जो बल्ब वाला पार्ट होता है उसको जब हम दबाते हैं तो इसके अंदर से वाटर जो है, हाँ तो गाइस व्हेन वी प्रेस द ड्रॉपर, जब हम ड्रॉपर को दबाते हैं तो इसके अंदर से जो वाटर हम फिल किए रहते हैं वो निकल जाता है, वाटर में HCl सॉल्युबल हो जाता है। और क्योंकि जब HCl यहाँ गैस की लेस मतलब गैस जब यहाँ पे घट जाता है तो इसके अंदर पार्शियल वैक्यूम आ जाता है। वैक्यूम के कारण यहाँ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस लिक्विड पर मतलब लिटमस सॉल्यूशन पे दबाव डालती है। दबाव की वजह से ड्यू टू प्रेशर ये जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है ये जो है राइज करने लगता है थ्रू दी जेट ट्यूब, ठीक है। जेट ट्यूब से जब ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन निकलता है तो ड्यू टू देखिए थोड़ा सा HCl जो है सॉल्युबल हुआ रहता है, थोड़ा HCl अभी भी बचा रहता है, तो जो HCl बचा रहता है उससे ये लिटमस सोल्यूशन रिएक्ट करके अपने आप को रेड कलर का फाउंटेन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यही है गाइज। और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl को दिखाता है। हमें इतना ही पढ़ना था। और गाइज अब जैसे आपने ये पढ़ लिया तो एग्जैक्ट आपको यही चीज़ नहीं आएगा, हो सकता है देखिए ऐसा ही सेम एक सेटअप जो है आपको
अमोनिया चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अमोनिया में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे अमोनिया भर दिया जाता है और ब्लू लिटमस सोल्यूशन की जगह रेड लिटमस सोल्यूशन को फिल किया जाता है। इसके कारण थोड़ा सा जो है जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट हो जाता है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको वाटर के जगह NaOH डालने को मिले। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको यहाँ पे दिमाग लगा के रिएक्शन करना है। ऐसा नहीं कि अगर मतलब अगर कुछ भी डाले जा रहे हैं लेकिन वो रेड फाउंटेन, ऐसा नहीं है। हो सकता है यहाँ पे ऑलरेडी हमें रेड फाउंटेन सॉल्यूशन ही देखने को मिले। तो गाइज यार अब देखिए, हो सकता है यहाँ पर आपको रेड लिटमस सॉल्यूशन के साथ HCl गैस देखने को मिले। तब आप क्या देखेंगे, आप उसको रेड में नहीं कन्वर्ट करेंगे, आप वहाँ लिखेंगे इट रिमेन्स रेड बिकॉज ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ HCl रेड लिटमस के नॉट रिएक्ट। मतलब देखिए, ब्लू ही तो रेड में चेंज होगा, अब रेड है तो वो रिमेन हो जाएगा, मतलब अपने कलर को रिमेन करेगा, मतलब रिमेन करेगा नहीं, वो रिमेन रहेगा। ठीक है, रिमेन रहेगा, अरे मतलब वो चेंज ही नहीं करेगा, ऐसा कहने का मतलब है इट विल रिमेन रेड। ठीक है, इतना हम समझ गए हैं। अब यहाँ पर तो हमें ऐसा कुछ देखने नहीं मिल रहा है। आपको केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, फनल अरेंजमेंट। ये आप थोड़ा बुक से जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि क्यों यूज़ होता है। ये होता है प्रिवेंट करता है मिनिमाइज द बैक सक्शन। अब बैक सक्शन क्या होता है, देखिए क्योंकि HCl एक बहुत ज़्यादा सॉल्युबल गैस है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैं आपको लास्ट में अपने फेस कैम वाले वीडियो में बता दे रहा हूँ। अभी इसी वीडियो के लास्ट में मैं इस वाले को अच्छे से समझा दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली इसका बहुत मतलब बहुत इसका इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसका इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसको अभी मैं बताता हूँ जब वीडियो एंड होती है। उसके पहले हम इधर देख लेते हैं। देखिए HCl ये वाला इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, क्या है, अ कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉप is a solution which boils without any change in its composition. HCl acid forms constant boiling mixture at 110 डिग्री सेल्सियस। अब ये कहना चाह रहा है HCl को जब वाटर के साथ आप जब इसे बॉईल करेंगे तो कि ऐसे टेम्परेचर पे रुक जाएगा जब इसके मतलब इसके कंपोजिशन में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। एक ऐसे टेम्परेचर पर, जैसे वाटर आप जब बॉईल करते तो 100 डिग्री पे उसका कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर आ जाता है, उसके बाद उसके कंपोजिशन में चेंज नहीं होता और वो वेपराइज होने लगता है। सेम ऐसा HCl भी करता है। ठीक है, हमने इतना जान लिया। अब ये क्या है यहाँ पर, इफ़, हाँ इसको मैं बताऊँगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए HCl एक एसिड है तो सारे अपने एसिड प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। इम्पॉर्टेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है HCl का रिएक्शन विथ PbNO3 होल ट्वाइस, मतलब लेड नाइट्रेट के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो PbCl2 जो कि एक वाइट PPT होता है वो फॉर्म होता है और HNO3 होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, वाइट PPT विथ लेड क्लोराइड, मर्करी क्लोराइड, सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और लेड क्लोराइड की खास बात क्या है, वो डिज़ोल्व हो जाता है ऑन हीटिंग। फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब आप रिएक्ट करेंगे तो कर्डी वाइट PPT मिलेगा। देखिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस HCl AgCl देगा जो कि वाइट PPT होता है और HNO3। जब AgCl को हम रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ तो वो एक आप कहते हैं ना, ये इसे हम कहते हैं जैसे एक तरह का सॉल्ट होता है। इस सॉल्ट का नाम होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अभी क्या बनाता है देखिए, इसको हम कहते हैं डाई अमाइन। ये गाइज अमाइन वाला है। ठीक है, ये डाई अमाइन सिल्वर क्लोराइड बनाता है और ऐसा यहाँ पे लिखा भी हुआ है डाई अमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, क्योंकि वो सिल्वर की वैलेंसी यहाँ पे 1 है। फिर ये जो है डिज़ोल्व हो जाता है नाइट्रिक एसिड में। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इंपॉर्टेंट था AgCl का रिएक्शन। हाँ फिर गाइज इंपॉर्टेंट होता है इसमें टेस्ट में देखिए मैंने आपको बताया था अमोनिया प्लस HCl NH4Cl जो कि वाइट डेंस वाइट फ्यूम्स होता है। फिर AgNO3 को रिएक्ट करेंगे तो AgCl बनेगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी कहा भी है। प्लस हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप एकदम याद कर लीजिए। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो MnCl2 बनाएगा प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब यही इंपॉर्टेंट ये है कि MnO2 को जब हम HCl के साथ रिएक्ट किए तो ये सॉल्ट बना, वाटर बना, प्लस ये जो क्लोरीन गैस बनता है ये लिबरेट होता है और ये मोइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू ब्लैक कर देता है। अब गाइस सबसे बड़ी बात आती है, लोगों को ये याद नहीं हो पाता है कि कौन सा गैस क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, क्या केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। तो उसके लिए गाइस आप कमेंट कर दीजिए
आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो आपकी बुक होगी उसके लास्ट चैप्टर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन एक अच्छी तरीके से, ठीक है, एक मतलब सिस्टमेटिक वे में मैं आपको सारी समझा भी दूंगा और याद भी आपको हो जाएगा। अगर वो चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं श्योरली डाल दूंगा। अगर एक भी कमेंट आता है तो मैं डाल दूंगा, ठीक है वीडियो। चलिए हमें इतना आ गया, तो हमने HCl पढ़ लिया है और इसके जितने भी आपको मतलब इम्पॉर्टेंट जितने भी आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको मैं एक एक क्वेश्चन बताऊं तो आप मतलब कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाल दूंगा। लेकिन वैसे देखिए ये सब चीज़ें आपको जानते कब ज़रूरत पड़ेगी, जब आपका एग्ज़ाम चल रहा होगा। तो एग्ज़ाम के समय में ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एग्ज़ाम के समय में और भी मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि लास्ट मोमेंट पे आप कर सकते हैं, वो सब चीज़ें एग्ज़ाम के समय होंगी। अभी आपको बेसिकली फोकस क्या करना होता है, आप सारे चैप्टर्स की हल्की हल्की थ्योरी जान लीजिए कि चैप्टर में है क्या, चैप्टर कहना क्या जा रहा है, ठीक है। बहुत अभी डिटेल में ना जाइए, अभी आपका स्टार्टिंग हुआ है और HCl तो मुझे नहीं लगता अभी पढ़ाया भी जाएगा, और चैप्टर 8 है ये। मैंने मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो एक डाली हुई है, उसमें मैंने सारी चीज़ें मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बताया है। एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करके दिखा दिया अच्छे तरीके से, ठीक है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई उसमें, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि वो वीडियो आप लोग देख सकें। और इम्पॉर्टेंट होता है गाइज, देखिए अब एसिड बेस सॉल्ट में आप कहेंगे कि पढ़ने वाली चीज़ क्या होती है। एक चैप्टर होता है ना एसिड बेस सॉल्ट, जब आप सारे एसिड पढ़ लेंगे तो आपको वो चैप्टर लगेगा ये तो सबसे आसान चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट। उस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ने वाली चीज़ है, अब ये काम करते हैं गाइस, इस कैमरा को कर दें इधर ताकि मेरा चेहरा आ सके। हाँ तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि जैसे एसिड बेस सॉल्ट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा देखिए उसमें कठिन चीज़ आप जो कहेंगे वो होता है गाइस सॉल्ट। सॉल्ट के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बन जाएगी जिसमें मैं आपको सारे तरह के क्वेश्चन बता दूंगा जो कि सॉल्ट से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा एसिड बेस सॉल्ट में टॉपिक है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो उस पर वीडियो पड़ जाएगा, उस पर बात नहीं है, ठीक है। तो हमने पढ़ा पहला पीरियोडिक टेबल जो कि मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। एसिड बेस सॉल्ट मैं आपका सॉल्ट बता दूंगा, ठीक है। एसिड बेस आप खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ईजी टॉपिक है, वो बताने वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब आता है गाइस केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग गाइस एक बहुत ईजी चैप्टर होता है, उसको हम एग्ज़ाम टाइम में कर लेंगे। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर बताइए कौन सा मैं पढ़ा सकता हूँ, जैसे कि अमोनिया नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को छोड़ करके, उस पर तो वीडियोज़ आएंगे। आपको जो टफ लगता है वो आप कमेंट कर दीजिए। और उसके अलावा देखिए मैं सारे चैप्टर्स पे बना दूंगा ताकि आपको मतलब एग्ज़ाम टाइम में हेल्प मिले कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हम पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, और वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से ही देख करके किया है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, यहाँ तक मैथ्स में। लेकिन क्या होता है ना कि आपको ऐसा नहीं कोई बता सकता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे या फिर आप उसको 5 बार 6 बार लगाएंगे नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा उस पर कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चंस नहीं हमेशा आते हैं, ठीक है, कई बार बदल के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। वही टॉपिक सेम रहेगा लेकिन क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्विस्टेड रहेगा, तो वो चीज़ आपको खुद से करना है। हाँ आप बता सकते हैं अगर मैथ्स, क्योंकि वैसे मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा नहीं, और अगर डिमांड रहेगा तो पढ़ाऊँगा। वैसे अभी तो मेन फोकस केमिस्ट्री, बायो और फिज़िक्स पर है। केमिस्ट्री में मैं सोच रहा हूँ 4 कंपाउंड्स फिनिश कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम आते हैं बायो पर, क्योंकि बायो में देखिए कुछ पढ़ाने जैसा वैसा होता नहीं है, उसको आपको खुद से रीड करना होता है। लेकिन जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं लाइक जिसमें आपको बताना पड़ता है, जैसे हो गया सेंस ऑर्गन, हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, हो गया, ये सारे थोड़े से मतलब एडवांस चैप्टर हैं जो कि थोड़े से हाई लेवल वाले हैं, तो इसको आपको बताना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक चैप्टर हमारा आ जाता है ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपीरेशन गाइस एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में कुछ ऐसे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जैसे हिल्स रिएक्शन, या आपको जो होता है ना डार्क फेज़ और लाइट फेज़ वाले ब्लैक्समैन रिएक्शन भी कहते हैं। वो सारी चीज़ें जब तक आपको कोई समझा नहीं अच्छे सकता है आप नहीं समझ पाओगे। आपको स्कूल में समझाया जाएगा, चलिए बहुत अच्छी बात है आपने वहाँ समझ लिया, लेकिन जब तक आप उसको 5 बार 6 बार आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपको चीज़ याद नहीं होगी, ठीक है। हमने यहाँ इतनी बातें कर ली हैं, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको कहा था कि वो बैक सक्शन क्या होता है। अब गाइस देखिए सपोज़ ये आपका वाटर का लेवल है, ठीक है, ये वो फनल आ रहा है ऊपर से, क्या होता है HCl जब इस फनल में रहता है, ठीक है, HCl इस फनल में है, तो क्या होता है कि
HCl इतनी तेज से सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल हुआ और क्या करेगा, वाटर को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। जैसे फनल का HCl जो है वाटर में सॉल्युबल हुआ तो फनल के अंदर बन गया वैक्यूम, वैक्यूम के कारण ये जो वाटर है ये अंदर चला जाएगा, मतलब इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लगेगा तो वाटर आपका इस फनल में चला गया। जब इस फनल में वाटर चला गया तो वो वाया डिलीवरी ट्यूब आपके रिएक्टेंट में पहुंच जाएगा और सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए हम ये फनल अरेंजमेंट लगाते हैं और इस फनल को इस वाटर के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर ऐसे रखते हैं, देखिए ऐसे बिल्कुल हल्का से ऊपर रहेगा। इस तरीके से करने से क्या होता है कि एक बार ये HCl डिज़ोल्व हुआ, वाटर का अपने आप लेवल नीचे चला गया, फिर ये देखिए ऐसे होता है। ये सपोज़ ये हमारा डिज़ोल्व हो गया, इतने ऊपर है, डिज़ोल्व हुआ, अपने आप वाटर नीचे, फिर डिज़ोल्व होगा थोड़ा सा, फिर वाटर नीचे, मतलब एक वाटर अपना बैलेंस बनाए रखता है ताकि वो ऊपर चढ़े ना, फनल के में अंदर एंटर ना करे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपको बता दिया। ये आता है फनल अरेंजमेंट क्या करता है, तो ये आप लिखेंगे मिनिमाइज और प्रिवेंट द बैक सक्शन, फिर लार्ज सरफेस एरिया हो जाएगा एब्जॉर्प्शन के लिए। अब पतला सा टेस्ट ट्यूब कितना एब्जॉर्ब करा पाएगा HCl, ठीक है।